Assalamu alaikum, this is Muhammad Junaid Khan. Good morning, hope you are all fine. Today I am here with my second lecture of technical writing. Inshallah, in this lecture we will cover a lot of topics. So, in order to comprehend or understand all the topic, must watch with a full concentration and give some focus to the videos. If you don't listen the complete video, you will not be able to understand what I am talking about. तो आपने वीडियो को और टॉपिक्स को समझने के लिए आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है. जब तक किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फुल फोकस नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी टॉपिक को समझना. तो और ये जो लेक्चर है इसमें कम से कम आपके 5 से 7 टॉपिक कवर हो रहे हैं. तो बिल्कुल भी इसे इजी मत लीजिएगा. फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ें, वीडियो को सुने, नहीं समझ आती दोबारा सुने, अगर फिर भी समझ नहीं आती पर्सनल मैसेज करें कि सर हमें समझ नहीं आई, आपका मेथड ठीक नहीं है. तो मैं इंशाल्लाह अपना मेथड ठीक करूँगा. तो जितनी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ उतनी मैं कोशिश करता हूँ. इंशाल्लाह डे बाय डे मैं अपनी जो कोशिश है उसको बढ़ाता जा रहा हूँ ताकि जितना इजी हो सके मैसेज को आप लोगों तक कन्वे किया जाए. आपको नहीं पता कि हम कितनी स्टडी करते हैं, कितनी साइट से पढ़ते हैं, फिर ये थोड़ी सी स्लाइड्स आप लोगों के लिए तैयार होती है. अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो तो इसमें देखो मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, मेरा कोई इसमें पर्सनल फ़ायदा नहीं है. आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. तो समझने के लिए आप लोगों ने वीडियो को एक बार देखना है, नहीं समझ आती फिर दोबारा देखना है, फिर मुझसे पूछना है. ठीक है. तो इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर फर्स्ट टॉपिक दैट्स वी आर गोइंग टू कवर ऑडियंस, पर्पस एंड थीसिस. These are 3 topics are interlinked to one another. So let's start. Audience, purpose and thesis. Possibly the 2 most important things a writer must consider are audience and purpose. जब एक राइटर कोई पीस ऑफ वर्ड क्रिएट करता है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल होती है. एक वो ऑडियंस कौन है? जाहिर बात है जिन्होंने पढ़ना है. मूवी में ऑडियंस वो होते हैं जिन्होंने देखना है. और पर्पस कि उसका मकसद क्या है राइटिंग का. कम्युनिकेशन कांट हैपन विदाउट वन अनदर एंड इट इज़ अनलेस विदाउट अ जनरल और स्पेसिफिक एजेंडा. वो कहता है जो कम्युनिकेशन है ना, जो आपकी गुफ्तगू है, वो हो ही नहीं सकती इन दोनों के बगैर जब तक या तो आपका कोई आम या ख़ास मकसद या एजेंडा ना हो. फॉर अ राइटर it just makes good sense to know who you are directing your work. राइटर के लिए ज़रूरी होता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो किसके लिए अपनी राइटिंग लिख रहा है. टू वर्क टूवर्ड्स एंड व्हाट इज़ यू वांट टू योर वर्क टू अकम्प्लिश. और राइटर चाहता क्या है कि उसका वर्क क्या हासिल करे. यानी राइटर जब पीस ऑफ राइटिंग लिख रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका वो किसके लिए राइटिंग लिख रहा है और वो चाहता क्या है कि उसकी राइटिंग क्या हासिल करे. एंड इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट दैट योर रीडर फील्स पार्ट ऑफ योर इंटेंडेड ऑडियंस एंड दैट शी अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट योर वर्क टू से टू हर. और आपका ऑडियंस है ना, वो इस बात पे इंटेंडेड का मतलब है उसका रुझान हो आपकी राइटिंग की तरफ. ठीक है, कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं. इन दिस सेंस ऑडियंस एंड पर्पस वर्क इन 2 डायरेक्शन. वो कहता है जो ऑडियंस होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो रीडर होते हैं, और पर्पस है ना, ये 2 डायरेक्शन में काम करते हैं, 2 रास्ते में काम करते हैं. अ राइटर्स ऑडियंस विल इन्फ्लुएंस हिज पर्पस. अब जो राइटर का जो ऑडियंस होता है ना, वो मुतासिर होता है राइटर के पर्पस से. राइटर का पर्पस क्या है, मैंने पहले जैसे डिस्कस किया, उसका पर्पस होता है कि अपने ऑडियंस को बात को समझाना. ठीक है. वाइल हिज पर्पस विल इन्फ्लुएंस विच ऑडियंस द राइटर चूज टू एड्रेस. अब जो उसका जो पर्पस होता है ना, वो उन लोगों को मुतासिर करना है
जिन ऑडियंस के लिए उसने अपना वर्क लिखा है, ठीक है। द टर्म आर सिम्बियोटिक। इसमें असल वो कहना चाह रहा है कि राइटर जब पीस ऑफ राइटिंग लिखता है ना, तो उसके जहन में दो चीज़ें होनी चाहिए कि उसकी राइटिंग का पर्पस क्या है, मकसद, और वो किस लोगों के लिए लिख रहा है, और वो राइटिंग उसकी क्या हासिल कर सकती है। जब आप पीस ऑफ राइटिंग लिखते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस का टेस्ट ये है। अब आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी बुक नहीं पढ़ा सकते। जब रीडर एक राइटर को पसंद करता है तो वो बल्कि उसके इंतज़ार में रहता है कि कौन सी इसकी न्यू बुक आएगी। जैसे सीज़न मूवी में देखते हैं, सीज़न देखते हैं, ड्रामे के देखते हैं ना, वो तो नहीं कहते कि आगे देखो, ठीक है। आप खुद जाके यूट्यूब पे देखते हो ना ड्रामा वगैरह, आप उनका पर्पज़ होता है आपको इन्फ्लुएंस करना, फिर आप खुद उसकी तरफ जाते हो, आप इंतज़ार में लगे रहते हो। वाइल ऑडियंस एंड पर्पस आर द राइटर्स मेन कंसर्न होते हैं, ऑडियंस एंड पर्पस, एज आई हैव मैंशनड अर्लियर द वे अ पेपर्स पर्पस इज ऑफर टू द ऑडियंस लाइज इन द पेपर थीसिस। अब थीसिस की बात कर रहे हैं। वो कहता है जो पेपर का मकसद होता है ना, अब जो पीस ऑफ राइटिंग आपने लिखी है, ठीक है, वो किस पे रिलाई करती है, जो ऑडियंस पे रिलाई करती है। द प्रेजेंटेशन इन राइटिंग, जो आप अपनी राइटिंग के दौरान प्रेजेंट करते हो, ऑफ द पेपर्स मेन आइडिया, जो आप पेपर के ऊपर अपना मेन आइडिया जो प्रेजेंट करते हो, उसे थीसिस कहते हैं। द थीसिस इज़ व्हाट कनेक्ट्स ऑडियंस विद पर्पस। थीसिस एक वो चीज़ होती है जो ऑडियंस को, जो आपके सामीन होते हैं, और पर्पस को आपस में उनका रब्त कायम करती है, एंड दस डिज़र्व्स मच अटेंशन, और फिर ये बहुत ज़्यादा तवज्जो का बायस बनती है। इवन दाउ द कंसेप्ट ऑफ थीसिस इटसेल्फ सीम्स क्वाइट सिंपल, थीसिस इज़ स्लिपरी सब्जेक्ट। वो कहते हैं बिल्कुल आसान है, जबकि स्लिपरी का मतलब है चेंज होना, जो कि बदलता रहता है, ठीक है। प्राइमरीली द थीसिस प्रेजेंट अ वर्क मेन आइडिया बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट इम्प्लाइज और शो द डायरेक्शन द रेस्ट ऑफ द वर्क विल टेक। जो प्राइमरली, जो ख़ास तौर पे थीसिस का वर्क होता है ना, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे वो एक लाइन एक बंदे ने एस्से की डिफ़ाइन कर दी। थीसिस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा एस्से में, फर्स्ट लेक्चर में। तो अब वो जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो डिफ़ाइन करती है कि आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं, यानी कि आप मेन आइडिया पूरे एस्से का अपना वो 2 लाइनों के अंदर आप बता देते हो कि आप किन किन बारे में बात करना चाह रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, ओके। एंड पर्पस, अब इसका पर्पस क्या होता है, मकसद। बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग यूर पर्पस ऑफ राइटिंग। स्टार्ट आप इस यहाँ से हो कि आपका मकसद क्या है राइटिंग का। कंसीडर व्हाट इज़ यू वांट टू यूर राइटिंग टू अचीव और अकम्प्लिश। आप चाहते क्या हो कि आपकी जो राइटिंग है ना, वो क्या अचीवमेंट, क्या कामयाबी हासिल करे। वंस यू अंडरस्टैंड यूर ओन एक्सपेक्टेशन ऑफ यूर वर्क, जब आपको अपने काम पे जो तवक्का है वो आपको समझ में आ जाती है, ट्राई टू से यूर गोल इन वेरियस वे। जो आपका जो एजेंडा है ना, उसको आप डिफरेंट तरीके से परसीव करें या डिफरेंट तरीके से डिलीवर करें, टू सी हाउ यूर आइडिया लुक्स ऑन पेपर। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई आइडिया है, अगर आप थीसिस के तौर पे उसे पेपर पे उतारते हैं तो वो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी आप अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। वे अच्छा, फिर कहता है यू माइट वांट टू राइट यूर वे इनटू यूर थीसिस। वो कहता है कि आप अपने तरीके से अपनी थीसिस लिखना चाहते हैं, बाय स्टार्टिंग विद द ब्रॉडर स्कोप ऑफ यूर टॉपिक एंड नैरिंग डाउन यूर व्यू ऑफ द टॉपिक अंटिल अ generally solid recognizable focus emerge। वो कहता है कि आपने अपना ब्रॉड स्कोप लेना है, अपने टॉपिक को नैरो करके उसको डाउन यूर व्यू, और अपने व्यूज़ को अपने टॉपिक के अंदर आपने उसे लिखते जाना है अनटिल हत्ता के जब तक आपका जो मेन फोकस है ना, या जो मेन जो टॉपिक है वो पैदा ना हो जाए, यानी कि आपका ये पर्पज़ होना चाहिए। ऑडियंस, अब ऑडियंस कौन होते हैं। कंसीडर हु विल बी रीडिंग यूर वर्क। समझो जो आपका काम या आपकी रीडिंग जो पढ़ रहे हैं वो ऑडियंस है। प्लान टू यूज़ द लैंग्वेज एंड स्टाइल दैट यू फील यूर रीडर विल एक्सपेक्ट एंड रिस्पेक्ट। कुछ आप प्लान होना चाहिए कि आपके जो ऑडियंस है वो आपकी लैंग्वेज, आपके स्टाइल को फील करें और
एक्सपेक्ट करें, जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहा है उसी तरह राइटिंग में लिखें ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट कर सके. कंसीडर एज वेल द वे इन विच यू कैन पुश योर आइडिया थ्रू क्लियरली एंड एफिशिएंटली विदाउट वंडरिंग ऑफ इट्स इनटू एरियाज अदर देन वन योर थीसिस प्रॉमिस टू एड्रेस. आपने सिर्फ अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है, इधर उधर चीज़ें नहीं जानी. अगर आप टॉपिक से अपने थीसिस से डेविएट करते हो तो जो राइटर्स, जो आपका रीडर है ना, वो ट्रैक पे नहीं रहता. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन, ये इन ऑर्डर टू कीप योर रीडर ऑन ट्रैक मस्ट adhere to thesis statement. मेंटेनिंग योर थीसिस कैन बी डिफ़िकल्ट. अपनी थीसिस जो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है. अ गुड वे टू से ऑन ट्रैक इज़ टू राइट लार्ज पोर्शन ऑफ योर वर्क एंड देन प्रूफ रीड फॉर कॉन्टीन्यूटी एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन. अब आपने एक बड़ा वर्क पैदा किया थीसिस, उसको बार बार आपने प्रूफ रीड करना. प्रूफ रीड का मतलब होता है दोबारा रीड करना, ठीक है, रीड करना. कॉन्टीन्यूटी के साथ एक लॉजिकल वे में आपने उसे रीड करना है. इट इज़ मच ईजियर टू करेक्ट और प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट दैन इट इज़ वर्क ऑन अ इमेजिनरी टेक्स्ट दैट मे नॉट इवन हैपन द वे यू सी इन इट्स योर माइंड. वो कहता बड़ा ये बल्कि काम है ना वो आसान है कि एक पहले किसी ने कोई काम लिखा, ठीक है, उसको प्रूफ रीड करके उसमें जो एरर्स वगैरह हैं उसको ठीक कर दिया, और जो पहले प्री एग्जिस्ट का मतलब है जो पहले कोई वर्क है उसको ठीक कर दिया. बज़ाहिर उसके कि कोई आपके माइंड में कोई आइडिया है उसको पेज पे उतारने से ज़्यादा इजी क्या है, जो पहले किसी ने काम किया हुआ है उसकी प्रूफ रीडिंग करके उसमें एडिटिंग करें, उसमें एरर्स, उसके फ्लॉज को आप रिमूव करें और उसकी खूबसूरत राइटिंग एम्बेलिश करें. ठीक है. वंस यू हैव यूर ड्राफ्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप एक खाका जो अपने सामने राइटिंग का बना लेते हो, यू कैन मूव योर पीसीज अराउंड अकॉर्डिंग टू योर पर्पस. फिर अपने मकसद के मुताबिक आपकी जो राइटिंग होती है आप उसे घुमा सकते हो. ठीक है. ड्राफ्टिंग, सेकेंड टॉपिक इज ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग रेफर्स टू एक्चुअली राइटिंग द वर्ड ऑन अ पेपर. जब आप अपने वर्ड्स को पेपर के ऊपर लिखते हो, आप जब खाका इसे कहते हैं, जब आप अपने वर्ड्स को पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर उतारते हो, दिस इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग एज पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस. ये एक राइटिंग का एक मरहला है. यू विल राइट मल्टीपल ड्राफ्ट ऑफ यूर पेपर. आप अपने पेपर के बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट बना सकते हैं खाके. ईच रफ ड्राफ्ट इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस वन. मिसाल के तौर पे एक बंदे ने पहली बार एक सबक लिखा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी ज़्यादा बार लिखते जाएंगे तो पहले वाले से दूसरा वाला अच्छा होगा, दूसरे वाले से तीसरा वाला, इस तरह अच्छे होते जाएंगे. द फाइनल ड्राफ्ट इज सिंपली द लास्ट ड्राफ्ट दैट यू सबमिट. जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है, जब आपको पता लगता है कि ये बिल्कुल फ्लॉलेस है, इसमें कोई एरर्स, कोई मिस्टेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड योर फाइनल ड्राफ्ट. ड्राफ्टिंग कोलैबोरेटिवली. कोलैबोरेटरी मतलब है कोलैबोरेशन के साथ, कि मिलजुल कर जो आप ड्राफ्ट तैयार करते हो. कोलैबोरेटिव राइटिंग इन्वॉल्व्स टू और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर टू प्रोड्यूस रिटन डॉक्यूमेंट्स. जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल कर कोई काम को क्रिएट करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कोलैबोरेटिव राइटिंग. आल्सो कॉल्ड ग्रुप राइटिंग. ग्रुप राइटिंग भी कहते हैं. इट इज़ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ योर वर्क इन द बिजनेस वर्ड एंड मैनी फॉर्म ऑफ बिजनेस राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग डिपेंड्स ऑन द एफर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव राइटिंग टीम्स. वो कहता है कि ये जो है ना बड़ी हेल्पफुल होती है मोस्टली बिजनेस राइटिंग में, और दुनिया में जहाँ कहीं भी राइटिंग हो रही है वहाँ पे आपकी टेक्निकल राइटिंग पे, ये एफ़र्ट्स पे डिपेंड, आपकी जो टीम की एफ़र्ट्स है ना उस पर कोलैबोरेटिव राइटिंग डिपेंड कर रही होती है. अगर आपकी टीम एफ़र्ट्स नहीं करती तो इसका मतलब दैट इज़ नॉट कोलैबोरेटिव राइटिंग, दैट इज़ सिंपली इंडिविजुअली ड्राफ्टिंग. सो इफ़ द पीपल get together and write a piece of work with full dedication and full participation, that is called your collaborating drafting. यानी कि सब लोग मिलजुल कर अपना अपना हिस्सा डालें तो that is called collaborative writing. डिजिटल इन्वायरमेंट राइटिंग. अब डिजिटल इन्वायरमेंट राइटिंग क्या होती है? डिजिटल क्या है? ये जो आपके मीडियाज़ वगैरह, इन पे जब आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, अपने आर्टिकल्स वगैरह आप लिखते हो, तो ये जितनी भी आपने फेसबुक पे जो आप पोस्ट डालते हो, ठीक है, जो आपकी न्यूज़ में आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल राइटिंग. जो ऑनलाइन आप जितना भी पीस ऑफ राइट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल एनवायरनमेंट राइटिंग. emerging as a component of the new digital
literacies, digital writing can be described as a written communication that goes beyond just text. अब डिजिटल राइटिंग वो कहलाती है जो आप एक राइट लिखते हो ना, उससे थोड़ा सा नीचे चली जाती है। इसका मतलब है थोड़ी सी और डेप्थ में चली जाती है। इज़ क्रिएटेड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो राइटिंग लिखते हो वो डिजिटल इन्वायरमेंट राइटिंग कहलाती है। एंड इट्स कनेक्टेड विद द मेड अवेलेबल बाय अ वाइड नेटवर्क ऑफ वेब बेस्ड रिसोर्सेज। अब वेब रिसर्च होती हैं, जो वेबसाइट्स बनी होती हैं, उनके जो रिसोर्सेज ज़राए को इकट्ठा करके जो राइटिंग जो लिखी जाती है वो डिजिटल इन्वायरमेंट राइटिंग की जाती है। यानी उस विद इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जब आप कोई पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट करते हो तो डिजिटल राइटिंग कहलाती है। अब ये देखो, ये सारी डिजिटल राइटिंग है। ये फेसबुक पे लिखना, इंस्टाग्राम, इधर उधर जितनी भी, यूट्यूब, स्लाइड शेयर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, क्विक, और ये सारी चीज़ें, गूगल। तो जब आप इन पे कोई वर्ड्स लिखते हो या इनको आप प्रमोट करने के लिए लिखते हो, या फेसबुक पे जो डेली ब्लॉग होते हैं अपने पेज को मैनेज करने के लिए, एक बंदा जो आप सेलिब्रिटी है वो ब्लॉग डालता है ना, डेली कोई वीडियो बना के डालता है, वो यहाँ जिम में जा रहा है, ये करा वो करा, तो इनके लिए जो राइटिंग होती है सारी डिजिटल इन्वायरमेंटल राइटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवाइजिंग। रिवाइजिंग क्या होता है? रिवाइजिंग लिटरेरी मीन टू सी अगेन। जो रिवाइज करने का मतलब होता है दोबारा किसी काम को देखना। टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश, किसी चीज़ को दोबारा न्यू तरीके से देखना, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, एनालाइज करके देखना, एक तनकीदी नज़रिए से देखना। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ री थिंकिंग द पेपर। जो पेपर आपने लिखा हुआ ना, वो इसका मराहिल है कि उसको आपने दोबारा सोचना है। रिकन्सिडरिंग यूर आर्ग्यूमेंट, अपने जो आपने दलाइल दिए हैं उनको दोबारा देखना है। रिव्यूइंग यूर एविडेंस, दोबारा अपने जो सबूत दिए हैं उनको दोबारा देखना है। रिफाइनिंग यूर पर्पज़, अपने पर्पज़ को रिफ़ाइन करना है। रिकगनाइज, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि यूर प्रेजेंटेशन रिव्यूइंग स्टिल प्रोज। वो कहते हैं कि अभी तक आपने जो अपनी प्रेजेंटेशन है ना उसको दोबारा रिव्यू करना है, उसे दोबारा देखना है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एंड द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग? When you find some loopholes in your writing, you consider this writing would not be helpful for your audience or your spectators. Then what should we do? We find our piece of writing, we change, then we edit our writing. If there any grammar mistake, punctuation mistake, we edit. ठीक है। एडिट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट ईच सेंटेंस केयरफुली। हर सेंटेंस की तरफ आपने बड़ी एहतियात के साथ देखना है। एंड मेकिंग श्योर दैट इट्स वेल डिज़ाइन एंड सर्व इट्स पर्पज़, कि बेहतर तरीके से उसे डिज़ाइन किया और उसका मकसद है ना जो उसको वो सर्व कर रहा है। प्रूफ रीडिंग, अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है? यही प्रूफ रीडिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग फॉर ग्रामेटिकल एंड पंचुएशन एरर। जो प्रूफ रीडिंग होती है आपने चेक करना है कि ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है, पंचुएशन की कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। प्रूफ रीडिंग इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग। फाइनल आखिरी मरहला होता है राइटिंग में। इसके बाद अपना वर्क आप पब्लिश करवा दो। व्हाट इज़ पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट फ्लैश आउट अ सिंगल आइडिया। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक आइडिया को कन्वे कर रहा होता है। इन ऑर्डर फॉर अ पैराग्राफ टू बी इफेक्टिव, अगर पैराग्राफ को आप इफेक्टिव रखना चाहते हैं, इट बिगन विद द टॉपिक सेंटेंस। हर जो पैराग्राफ होता है ना वो टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होता है। आपको पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सारी चीज़ें पढ़ी थी। हैव सेंटेंस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। और जो बाकी जितने भी सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ में, वो जो आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरा है कि अनफोकस पैराग्राफ क्या होता है? इन विच द राइटर कन्फ्यूज अबाउट टॉपिक, जिसमें राइटर टॉपिक के बारे में कन्फ्यूज होता है। देयर आइडियाज़ वर नॉट क्लियर अबाउट द टॉपिक, उसके जो ख्यालात होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते। वन वे टू कीप अ पैराग्राफ फोकस एज यू राइट एंड टू हेल्प रीडर रिकोगनाइज दैट फोकस इज टू स्टेट यूर टॉपिक एंड यूर मेन आइडिया। बेहतर तरीका है कि आपने जो पैराग्राफ फोकस लिखना है उसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड रहें, इधर उधर की बातें ना करें, डेविएट ना करें। ठीक है। यूर मेन आइडिया और पर्सपेक्टिव इन योर सिंगल सेंटेंस और अ टॉपिक सेंटेंस। आपका जो मेन आइडिया है वो आपने अपने सिंगल सेंटेंस या टॉपिक सेंटेंस में पैराग्राफ के स्टार्ट में बता देना है। इनकोहेरेंट पैराग्राफ क्या होता है? एन इनकोहेरेंट टेक्स्ट इज वन दैट लैक यूनिटी, जिसमें
मुत्तहिदा यानी कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट इंटरलिंक नहीं है तो वो इनकोहेरेंट पैराग्राफ है। व्हेन वी लुक्ड एट पैराग्राफ वी ड्रू अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। जब हम पैराग्राफ की तरफ देखते हैं तो हम ये तवज्जो दिलाते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ है ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने थीसिस टॉपिक सेंटेंस कुछ और लिखा है, पैराग्राफ में कुछ और लिखा है, तो ये इनकोहेरेंट पैराग्राफ है। फोकसिंग अटेंशन और मेन आइडिया फॉर ईच पैराग्राफ। अब जो हर पैराग्राफ होता है ना उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना वो आपका जो मेन एसे का टॉपिक होता है ना उससे रिलेट करता है। एक एसे के अंदर 10 पैराग्राफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी आ जाता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब जो हर पैराग्राफ 10 पैराग्राफ लिखें तो डेमोक्रेसी के बारे में जाएंगे, लेकिन हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा और वो जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो हमारे मेन टॉपिक से रिलेट करेगा और जो बाकी पैराग्राफ की जो लाइंस होंगी वो उस मेन आइडिया को आगे सपोर्ट कर रही होंगी। पुअर डेवलप्ड पैराग्राफ। पुअर डेवलप्ड पैराग्राफ क्या होता है? जिसमें लैक ऑफ यूनिटी, जिसमें यूनिटी ना हो, अनफोकस हो, फोकस ना हो, एक टॉपिक ना हो, डेविएट कर रहा हो राइटर, बार बार कंफ्यूज हो अपने आइडियाज़ के बारे में, डेविएट फ्रॉम द मेन टॉपिक से डेविएट कर रहा हो, टॉपिक सेंटेंस में कुछ और लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट में कुछ और लिखा है, टॉपिक कुछ और है, तो इससे आपका ऑडियंस नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। होप आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।